हाँ जी बेटा जी, तो एडवांस अकाउंट के टेस्ट की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग का टेस्ट था आज, काफ़ी नॉर्मल सा था, बट टॉपिक सारे कवर करने की कोशिश थी तकरीबन। पहला क्वेश्चन जी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड में से है, और बहुत ही फेमस टॉपिक है। दो तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो आता है जिसमें बिल्स बुल्स बहुत दे देते हैं, तो फिर वो ड्यू डेट निकाल के सिर्फ रिबेट निकालो। एक होता है जी एंट्री एंट्री करो। होपफुली आपका वैसे क्वेश्चन ठीक हुआ होगा। एक बार पहले बच्चों से पूछ ही लेते हैं, सर डिस्काउंट टू पी एंड एल कितना हुआ, ये कंफर्म कर लें, इससे चेक हो जाएगा। 300 चाहिए। चलो जी, बाकी सारे भी भाई। हाँ, फिर भी एक ओवरव्यू ले रहे हैं। अनमोल बैंक हैड ए बैलेंस ऑफ 40 करोड़ इन रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इस दिन। बैंक प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड। अब अनमोल बैंक ने डिस्काउंट किए हैं बिल ऑफ एक्सचेंज 5,000 करोड़ के 14% रेट पे, और एवरेज पीरियड है 146 डेज। मतलब ये इन्होंने किया 18-19 में। मतलब कि ये पूरे 365 दिन है, उसके अंदर ये बैंक ने एक तरह से बिजनेस किया बिल डिस्काउंटिंग का 5,000 करोड़ का। तो इसमें अच्छी बात है कि एंट्रियां भी पूछी हुई हैं। एंट्रियां जरूर चेक कर लेना कि ऐसी हुई हैं, कुछ और तो नहीं कर दिया। बैंक की बुक्स में जब वो बिल डिस्काउंट करता है तो बैंक क्या एंट्री करता है, बताओ बेटा, बोलो। बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। फिर टू कस्टमर पैसे डाल दो उसमें, बाकी जी आप डिस्काउंट में ले आओ। तो ग्रॉस वैल्यू है जी बेटा 5,000, ये एंट्री हम देखेंगे पहले। और जो डिस्काउंट है भाई, वो यहाँ पे 5,000 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी था, रेट ऑफ डिस्काउंट कह सकते हैं, 14%। 146 डेज के लिए लगाना है। हाँ जी, 146 डेज। अब इसमें सारा तुम्हें समझाया हुआ है कि 5,000 करोड़ के बिल कोई पहले दिन तो डिस्काउंट हो नहीं गए होंगे। कोई बिल इसमें से 30 दिन के लिए, कोई 90 दिन, कोई 200 दिन। तो एक एवरेज एज दी होती है, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग चलना है। और जो डेट कॉलम यहाँ बनाते, जैसे इन्होंने तो बनाया ही नहीं है, तो यहाँ ड्यूरिंग द ईयर 18-19 ऐसे लिखना पड़ सकता था कि ड्यूरिंग द ईयर वाली एंट्री है ये। इतना क्लाइंट्स के अकाउंट में, कस्टमर के अकाउंट में गया। फिर बेटा अब ये कुछ ऐसा बताएगा कि कुछ बिल जड़े हैं वो 31 मार्च 2019 के बाद ड्यू होंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 500 करोड़ वर ड्यू फॉर रियलाइजेशन फ्रॉम कस्टमर स्लैश एक्सेप्टर आफ्टर 31 मार्च 2019। और जो एवरेज पीरियड आफ्टर 31 मार्च 19 है वो 73 डेज है। इससे क्या कंप्यूट होगा बेटा, क्या बोलेंगे इस चीज को? क्लोजिंग रिबेट, बोलो। क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ਇਹਦੇ बेस पे कंप्यूट हो सकता था। 500 करोड़ के बिल आगे जा रहे थे 73 दिन, तो 73 डेज के लिए 14% के हिसाब से आप लोग पता कर सकते हैं। और ओपनिंग रिबेट को इनकम भी बनाना होता है, क्योंकि वो बिल इस वक्त मैच्योर हो गए होंगे। तो पहले ये ओपनिंग रिबेट को इनकम बनाने वाली एंट्री है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू डिस्काउंट। और क्लोजिंग रिबेट की क्या एंट्री होगी भाई? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। बाकी जी फिर ये 280, 40 और 14 से नेट करके 306 की इनकम आपकी बुक हो जाएगी, जो कि कोई भी इशू नहीं है। बाकी वर्किंग्स वगैरह इसमें भी दे दी हैं, खाता भी बना दिया गया है। अब अपन ने ये भी देखा करें कि जैसे थोड़े बहुत जैसे जो आपके पास मार्किंग हो रखी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हो, तो जो आपने सारा किया हुआ है, तो प्रेजेंटेशन भी ठीक है, तो पूरे में से पूरे। अगर प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फर्क है तो एक आधा नंबर कम। ये वाला कितने नंबर का डला था इसमें, शायद मेरे वाले। हाँ, तो इसमें सर नरेशन मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन कह देना विदाउट नरेशन तो बात और होती है। और अदरवाइज आईसीआई का जो रूल है, नॉर्मली एक नरेशन ना लिखने का आधा नंबर कट जाता है कई बार। तो यहाँ विदाउट नरेशन नहीं था, जनरल एंट्रीज पूछी गई थी, तो आपको नरेशन के साथ जाना चाहिए। बाकी बच्चों ने नरेशन लिखी है भाई? जो नरेशन लिखी है वो अपने बाकी सारी चीजें देख के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरे में से पूरे लगा। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, वो तो उन्होंने वैसे बना दिया ना कि पी एंड एल का अमाउंट कैसे आया है बैलेंस फिगर निकालने के लिए। वो तो पहले एक वर्किंग नोट बना दे, डिस्काउंट इनकम फॉर द ईयर, जिसमें ग्रॉस डिस्काउंट ऐड ओपनिंग रिबेट माइनस क्लोजिंग रिबेट। बाकी जी ये अकाउंट फॉर्म में भी बना लें तो हमें टाइम उतना ही लगता है, क्योंकि आप लोग सारे देखो जी इसी से खेल रहे हो ठीक है ना, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है। अब यहाँ देखें अकाउंट फॉर्म में थोड़ी सी प्रेजेंटेशन मेरे को इनकी बेटर लगी है डेट की। ये जैसे ओपनिंग वाली एंट्री है, फिर ये ड्यूरिंग द ईयर वाली एंट्री है, देख रहे हो यहाँ 18-19 जो मैं कहता होता हूँ तुम्हें डेट कॉलम में, और एक क्लोजिंग रिबेट की एंट्री है। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन थोड़ी बेटर लगी है अकाउंट फॉर्म में। इसके बाद जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इजी क्वेश्चन पे इससे यार टाइम लगाना टाइम पास ही हो जाता है फिर। ये बेटा मैं देख रहा था कि वैसे हमारे पास तो क्वेश्चन पुराना पड़ा था, इस बार का जो आरटीपी आया है ना आपका, जस्ट अभी जो आया है November 20, वैसे तो ओदी भी वीडियो आनी है, अभी तो कोस्ट की आई है सिर्फ, उसके अंदर भी डाला हुआ है इन्होंने।
तो शायद आप में से किसी ने देखा हो नवंबर दिसंबर 21 का जो आरटीपी है, देखा आपने? हेलो। हाँ सर, आपने पहले ही बड़ा बिजी कर रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसकी जिम्मेवारी भी मेरी हो है, कोई नहीं करेंगे। अब आप पहले ना आंसर बताओ जी, पहले तो आंसर चेक कराओ सर, क्योंकि 816 टोटल आ रहा है इनकम वाले इंस्टीट्यूट का, 13 और 14 का। एक बच्चा बोल रहा है 816, भाई एक और बोल गया है। एक्सपेंडिचर वाले का जी देख लो, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 54, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 468, प्रोविजन कंस्टिजेंसी है 158.96, है इतना। शाबाश। सर मैं अब ना इसमें पॉइंट बता दूं, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट आरटीपी में लग गया तो मेरी उम्मीद जाग गई शायद कहीं आ ही जाए, वैसे तो बहुत पहले भी आया था। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ वेल्थ बैंक दिया हुआ है, प्रिपेयर P&L। देखो जी, ऊपर जो चीज़ें दे रखी है ना, अब ये कौन से नंबर में आएगा, कौन से नंबर में आएगा, ऐसी चीज़ें टेस्ट की डिस्कशन में नहीं हो सकती। ये हम मान के चलते हैं कि आपको आता है। ये चीज़ समझ जाते हो क्या है ये? मैं एक वैसे ही पूछ लिए। कमीशन ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट्स। सर जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में बैंक वाले लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करके देते हैं क्लाइंटों को, बोलो, तो उसके बदले में लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने के बदले में ये कमीशन लेते हैं। अब ये कमीशन एक्सचेंज और ब्रोकरेज केड़े शेड्यूल में आती होती है इनकम? नंबर, शेड्यूल नंबर 14th किया है ना तुमने? लग नहीं रहा, आइए आयुष बोल नहीं रहा कुछ। 14 बोल दिया करो भाई। अब सर नीचे जड़ी एडजस्टमेंट है ਉਹਦਾ लेवल देख लें। इन्होंने लिखा है कि भाई हमारे पास जो एनपीए अकाउंट्स हैं, कुछ एनपीए हैं, जैसे सीसी लिमिट में भी है, टर्म लोन में एनपीए बहुत कॉमन है, इंडिया का बच्चा बच्चा जानता होता है कि एनपीए क्या होते हैं। अर्नड कलेक्टेड। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या था? इंटरेस्ट एनपीए पे कौन से वाला इनकम माना जाता है? एक्रूअल बेसिस वाला इंटरेस्ट इनकम माना जाता है, या जितना आ गया वो इनकम माना जाता है? जितना रिसीव हो गया, मतलब एनपीए पे इनकम एक्रूअल पे नहीं, किस तरह रिकॉग्नाइज होती थी? कैश बेसिस पे। ठीक है। हूँ ये यहाँ 164 एक्रू हुआ है, इसमें से 80 कलेक्ट हुआ है, ਇਹਦਾ मतलब 84 नहीं कलेक्ट हुआ इतने। यहाँ अगर आप देखते हैं तो 70 कलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ आप देखते हैं तो ऐसे पॉइंट्स में ना, वैसे मैं बताऊं बंदे गलत कर देते हैं। तो मैं थोड़ी सी डिस्कशन रखूंगा आपके साथ। ये देखो, ऊपर ये पड़ा है इंटरेस्ट ऑन सीसी। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन सीसी है, जो ये इन्फॉर्मेशन टाइप है उसमें से, कोई प्रॉपर ट्रायल तो इसे कह नहीं सकते। और मेरे को यहाँ बताया हुआ है इंटरेस्ट ऑन एनपीए, उसमें से सीसी वाला। तो ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन सीसी है, ये टोटल माना है ना आपने, टोटल। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर एनपीए वाले खाते भी हैं भाई, क्योंकि यहाँ परफॉर्मिंग तो लिखा नहीं हुआ। तो अब मेरे को सीधा सीधा बताओ, अब हम 364 को इनकम लेंगे या कोई एडजस्टमेंट होगी पहले इसमें? एडजस्टमेंट होगी, कितना माइनस करेंगे? हाँ, 164 माइनस करेंगे। हम्म। सर हाँ बिल्कुल, ऐसे करना चाहते हो तो ठीक है, मतलब कि इफ़ यू वांट टू बाइफरकेट कि इसमें से परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग का क्या सीन है, तो वो सीन अलग बात है, नहीं तो शॉर्टकट से हो जाता। इसमें एनपीए वाला 164 है, ये 164 यहाँ आ जाएगा, परफॉर्मिंग हो गया 200, परफॉर्मिंग में 200 ही इनकम, एनपीए में इनकम उतना होगा जितना मिला, कितना कलेक्ट हुआ? 80। तो इस वे से 280 आया, ये भी ठीक तरीका है। पर कोई बंदा कहता है सर 364 में से आप एनपीए पे जो ना मिला वही माइनस कर लेते तब भी आ जाता। बोलो भाई, दोनों तरीके सेम रिजल्ट दे रहे हैं। तो आप कोई एक तरीका, आप अब हम 13 नंबर शेड्यूल में जाके ना इधर एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इंस्टीट्यूट ने कैसे कर रखा। बस जी, उन्होंने सीधा ही जो नहीं आया वो माइनस किया हो, सिंपल सी बात है। आपने भी ज़्यादातर ऐसे ही निपटाया होगा। बाकी जी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, तो नीचे एक नोट भी दिया है कि एनपीए कैश बेसिस पे होता है, तो 766 की इनकम आपकी आ गई होगी। अदर इनकम में देख रहा हूँ तो कमीशन, प्रॉफिट लॉस, लॉस को नेगेटिव लिखना है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में भी 16 ही बनाया। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में क्या सिंगल आइटम है? तभी नहीं बनाया होगा, चलो कोई नहीं, ज़्यादा डिटेल नहीं बनाया वो। प्रोविजन एंड नहीं, वैसे तो बनाना चाहिए जो सिंगल आइटम भी हो। हाँ बोलो भी, कुछ कह रहे थे। 3 है, फिर तो बनाना चाहिए था इसको। मैं चेक कर लूँ भाई, और यहाँ 14 के बाद 15, हाँ दिया हुआ, सॉरी यार, मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे पहले भाग गया था। तो 25 17 और ये 54 हो जाता है। अब जी इसमें आगे के काम क्या है कि भाई, एक तो वो आपको जड़े प्रोविजनिंग आनी चाहिए, जो कि हर बच्चे को एन प्रॉपर याद होते हैं रेट। फिर इसमें टैक्स की प्रोविजन की बात कर देगा, स्टैचूटरी रिजर्व की बात कर देगा।
पहले तो ये वाली प्रोविजनिंग चेक कर लो। रेट वैसे बोल ही दो तो ज़्यादा अच्छा, बाद में चेक कर लेंगे। बोलना क्या रेट है स्टैंडर्ड पे। अब स्टैंडर्ड पे जो कोई कहानी सी बनी हो फिर तो रेट अलग अलग भी हो जाते हैं, याद है। हाँ, वो अगर ना दिया हो तो हम फिर एक ही रेट लगाते हैं। सब स्टैंडर्ड पे कितना है नॉर्मली। फिर डाउटफुल जो फुली अनसिक्योर्ड है, सबसे आसान 100%। फिर फुली सिक्योर्ड वाले डाउटफुल में भाई एज के अकॉर्डिंग लगेगा, कितने कितने परसेंट। 25, 40 और 100 लॉस एसेट तो उड़ाने ही होते हैं। तो ये प्रोविजनिंग का भी देखो जी, जब पेपर में आता है सवाल तो प्रॉपर इस टाइप का एक स्टेटमेंट फॉर्म में नोट बन जाना चाहिए कि जी एनपीए प्रोविजनिंग ये हो रही है, ये आपकी एनपीए प्रोविजनिंग का टोटल है। फिर जी ये बाद बात आती है टैक्स की प्रोविजन की। टैक्स की प्रोविजन बनाने के लिए ना बेटा जी हमें पीबीटी निकालना पड़ता है। समझाने के तरीके से हम बच्चे को ऐसे कहते हैं कि शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 14, माइनस शेड्यूल नंबर 15, माइनस शेड्यूल नंबर 16, माइनस प्रोविजन एंड कंटीजेंसी अदर देन टैक्स, उससे पीबीटी आएगा। इतना आता है पीबीटी 207.76। इसका किया गया 35%, उससे आ जाता है 72.22। टैक्स की प्रोविजन इतनी आ जाती है। और ये बड़ा ट्रिकी सा होता है, कई लोग यदि प्रेजेंटेशन गलत कर देते हैं। जो प्रोविजन एंड कंटीजेंसी है उसके अंदर ही दिखाना है, उसमें आपकी ये एनपीए प्रोविजनिंग भी है और साथ साथ प्रोविजन फॉर टैक्स भी है। ऐसे ही दिखाया था ना। उससे जी आपका नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड आ जाएगा, जिसका फिर आपको क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि 25% ट्रांसफर करना है। स्टैट्यूटरी रिजर्व में क्या कहानी थी बताना जरा, कितने परसेंट होता है ये। हाँ सर, ये एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं बताऊं। आपके मॉड्यूल में 20% ही लिखा हुआ है जहाँ थ्योरी लिखी है। पर वो क्वेश्चन करते वक्त ना ज्यादातर क्वेश्चनों में नीचे नोट दे रखा है कि 25% कर दो, और ये 25 कर देते हैं। एक बार आईसीआई से एक बच्चे ने बैच में पूछा भी था मेल डाल के प्रॉपर तरीके से कि जी आपने क्वेश्चन में तो थ्योरी में तो 20 लिखा है, पर आप हर क्वेश्चन में 25 कर देते हो। तो इन्होंने भाई उधर जवाब ये दिया कि भाई देखो वैसे तो 20 ही होता है। उसके बाद स्टडी मटेरियल को ना अपडेट कर दिया गया, जेडे आंसर दिए हुए थे उनके नीचे ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं थी। सारे के सारे क्वेश्चंस के नीचे इंस्ट्रक्शन ऐड होगी हुई है। मतलब साइलेंट केस में जो बंदा नोट देके 20% भी कर दे वो मिनिमम है। बट ज़्यादा प्रूडेंट प्रैक्टिस ज़्यादा फॉलो होती है 25 की। तो ये थोड़ा यार डिस्प्यूटेड चीज़ है, बट इस पे हमने आईसीआई से पूछ लिया हुआ है। तो वो कहता है कि 20 ही है। बट अपने क्वेश्चन करते वक्त तो आंसर पुराने मेंटेन रखने के लिए 25% वाली बात वो नीचे लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ लिखी है। बाकी जी और एक बड़ा एडवांस नेचर का डाउट होता है। आप पहले ये बताओ टैक्स की प्रोविजन सबकी आ गई थी। मैं कहा जो कल होना है डाउट उससे जुड़ा हुआ है। बेटा ये जो एनपीए होते हैं, अगर सिंपल भाषा में बात करें, इन पे जो प्रोविजन बनती है वो है तो एक तरह से प्रोविजन फॉर बैड डेट टाइप ही है। सोचना जरा, सोचा गया। अब आप इनकम टैक्स में बात करो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की डिडक्शन मिलती है जब टैक्सेबल इनकम निकालते हैं। नो सर। 3617 में, 3617 है बैड डेट्स का सेक्शन, याद है। 3613 इज इंटरेस्ट, 3617 इज बैड डेट। एक्चुअल बैड डेट राइट ऑफ करने अलाउड होते हैं वहां पे। बाकी कल देखी जाएगी, धमाकेदार गेम है, बड़ा मैच है कल। ठीक है जी। ते कई बच्चे ना बहुत ब्रेनी होते हैं, मतलब उनको दिमाग बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा होता है ना, इधर वाली फाइल उधर फटाफट लिंक कर देते हैं। कहते हैं सर ये हमने यहाँ बैड डेट की प्रोविजन एक तरह माइनस कर ली है, ये उससे आपने टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल के प्रोविजन बनाई है। ये तो आपने मेरी एडवांस अकाउंट की क्लासेस ली हुई हैं तो ये डिस्कशन उसमें भी है। ठीक है। तो ये तो गलत हो गया टैक्स के एंगल से। तो टैक्स वाले तो ये अलाउ नहीं करेंगे। फिर उन्हें बताया जाता कि तुम्हारे सिलेबस में पीजीबीपी पूरा नहीं दिया हुआ, कई सेक्शन नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। पहले टाइम पे जब सारा होता था तो 3617 के नीचे ही एक सब क्लॉज होती थी जो बैंकिंग और एनबीएफसी के लिए होती थी। और वो ये बताती थी कि ये प्रोविजन कंप्यूट करके डिडक्शन ले सकते हैं। पर वो प्रोविजन को कंप्यूट करने का तरीका ये नहीं था जैसा आपका है। वो वहीं पे दिए हुए हैं रूल, वो आप सीए फाइनल में पक्का करोगे पीजीबीपी में। बैंकों की प्रोविजन कंप्यूट करने का क्वेश्चन फाइनल में भी दमखम रखता, आने का आ जाता पेपर में। तो कोई किसी ने वैसे इतना तो नहीं सोचा था। नो सर, सर इतना बुरा। हाँ बट वो आपको, अगर आप लिंक करेंगे जी, अपना लेक्चर एडवांस अकाउंट का खोलेंगे जहाँ ये पहली बार टैक्स की प्रोविजन बनती है, तो यहाँ वहाँ पे भी ये सेम चर्चा हुई है जो मैंने अभी इस रिव्यू में भी करवा दी है।
ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ना जिनको कम पता होता है वो ठीक कर जाते हैं, ज़्यादा पता होने से कन्फ्यूजन होने लग जाती है। बाकी जी इसका ब्रॉड फॉरवर्ड दिया नहीं हुआ, कोई चक्कर नहीं, कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है जी, कोई चक्कर नहीं। आगे मूव करते हैं। एक 25%। हाँ जी। हाँ जी, पूछो पूछो। कहाँ पे? कि अच्छा, फिर तो यार काफ़ी बवाल होएगा। वो तो नेट प्रॉफिट चेंज हो जाएगा उससे तो। हम्म। सर देखो ना, इन्हों कहने एक वर्ड यूज होता है, स्पिल ओवर इफेक्ट। मतलब इस एरर ने ना, पंजाबी में तो बोले तो खलारा पा देना, इंग्लिश में बोले तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट है। क्योंकि अब आपका जी वो पीबीटी भी गलत है, आपकी टैक्स प्रोविजन भी गलत है, तो काफ़ी महंगी मिस्टेक होगी। क्योंकि जो उसकी मार्किंग स्कीम बनी होगी, एक एरर की वजह से उसका इफेक्ट सब पे जाता जाएगा। देखिए बेटा, जिस तरह। हाँ जी। हाँ, फिर वो अपने आप ही आप ठीक कह रहे हो, शेड्यूल के ही नंबर मिलेंगे। देखो ये जिस जिस तरह ये डिस्कशन में एक बात सामने आ रही है, बाकी भी सुन रहे हैं बंदे, एक छोटी ही एरर नाल ना बहुत चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अब उसने वो रेवेन्यू वाली आइटम में एक गलती कर दी, टोटल ऑफ रेवेन्यू चला गया, देन ਉਹਦਾ पीबीटी जा रहा है, प्रोविजनिंग गलत हो रही है, तो प्लीज़ भाई थोड़ा ध्यान रखें। चलो जी, थोड़ा बहुत तो होना ही है। अब सारे परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोशिश करो बस ना हो, और क्या है। बाकी जी हाँ, बहुत बढ़िया टॉपिक है। टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल कैपिटल एडुकेसी नॉर्म, लंबे चौड़े दे नेक्चर दे रखे हैं स्टडी मटेरियल में। अगर ध्यान से पढ़ो तो 2-3 लेक्चर लग जाते हैं समझने में, पर क्वेश्चन आसान आता है। टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल में कोई धमाके कभी हुए नहीं है, ये हुआ आपसे? बाकी बोले नहीं। हाँ, आंसर आंसर सामने है जी। टीयर 1 कैपिटल इसने निकाल लिया 832। टीयर 2 में बस वही 55% डिस्काउंट करना है, तो वो 839.2 हो जाती है। आया इतना? ये तो सर देखो मस्त है। और इसके पूरे जितने भी क्वेश्चन जहां से भी मिल जाए करके जाने चाहिए, ताकि ये किसी दिन कोई टफ वाला आ गया। यहाँ ब्रॉडली देखें तो इसमें 3 कंपोनेंट है। एक पॉइंट इन्होंने हमेशा करना ही होता है, कैपिटल रिजर्व में रिवैल्यूएशन वाला पाना ही होता है। तो रिवैल्यूएशन वाला कोर कैपिटल टीयर 1 कैपिटल में तो आता नहीं है, तो इसलिए रिवैल्यूएशन के बगैर है यहाँ। और जब आप नॉन कोर कैपिटल में जाते हैं तो वहाँ आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व तो नहीं ले सकते, 55% उसमें लेस होगा। कारण भी दिया हुआ है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व थोड़ा जा मतलब कि अनसर्टेन सी चीज़ है, कि आज वैल्यू है कल नहीं होगी, जब लॉस एडजस्ट करना होगा, तो पूरे के पूरे रिजर्व को रिलायबल नहीं माना जा सकता। हाँ, एसेट बेच के कैपिटल रिजर्व बनाया हुआ है, देन वो टीयर 1 कैपिटल में पक्का आएगा। फिर अगला पंगा इसमें होता है कि जेड़े ये बैंक के एसेट है ਉਹਦਾ रिस्क वेट लगाओ, जिसके आपके मॉड्यूल में अगर आप पूरा देखो तो 4-5 पेज से तो ज़्यादा ही दे रखे हैं रिस्क वेट, पर गिने चुने यूज होते हैं। जैसे अब इनका कैश और बैलेंस विद आरबीआई जो पड़ा है, उसमें हमेशा हम क्लास में भी कहते हैं जी उसमें कोई डर नहीं माना जाएगा, 0% रिस्क है। फिर अदर बैंक्स में 20, इन्वेस्टमेंट नॉर्मल 100, लोन एडवांस जहाँ गवर्नमेंट गारंटी है 0। फिर एसेट्स जड़े हैं ये कह लो जी पीपीज वगैरह, इन पे 100% माना जाता है। देन उसके बाद जी ऑफ बैलेंस शीट आइटम भी ऐसी आई थी जिनमें 100 था। तो इससे आप अपने कैपिटल फंड को रिस्क वेटेड एसेट के अगेंस्ट रखोगे, 7.37 आ रहा है जी, आ रहा है इतना? गुड यार, गुड। तो ये अच्छा है कि आपने सारे टॉपिक रिवाइज किए थे, कई बार बच्चे कहते हैं अच्छा ये तो रह नहीं दिया था। हाँ सर, वो लेटेस्ट वाली देख लेना एक बार मॉड्यूल में से, वैसे तो शायद इतना ही है। ठीक है, वो फिर भी एक बार आप वहां से पढ़ लेना, एक बार आरटीपी भी देख लेना। हाँ, ये मॉड्यूल में भी जितने क्वेश्चन हुए हुए हैं, वो नीचे बताता होता है आरबीआई नॉर्म क्या कहती है। और ज़्यादातर क्वेश्चनों में देखो परफेक्ट तो कभी भी नहीं आता होता, या कम आएगा या ज़्यादा। कम आएगा तो वो कहेगा आप अपनी कोर कैपिटल बढ़ाओ। ज़्यादा आ गई कैपिटल एडुकेसी, जैसे कुछ इंडियन बैंक्स की वाकई में ही है, जैसे एचडीएफसी की, तो वो प्राउड फील करते हैं जी, कहते हैं जी देखो हमारी जो नॉर्म से ज़्यादा है, तो सेफ है बैंक रिलेटिवली एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। देन इसके बाद जी जो अगला क्वेश्चन है जिस पे हमारे गर्वित जी कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट थोड़ा इधर उधर हुआ है, ये पहले भी आया हुआ। और बेटा ये इन्होंने जब आया था 15-16 नंबर में लगा दिया, धमाके करा दिए थे इसने। इसके दो जगह प्रॉब्लम आती है, मैं जो बताऊं आपको। एक तो लोगों का 13 नंबर में भी गलतियां हो जाती हैं पहले हाँ, उसमें लोग इधर उधर कर देते हैं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो दूसरी प्रॉब्लम आती है जिसको इन्वेस्टमेंट वाला वो पॉइंट ही नहीं पड़ा, या याद नहीं आया। पहले जो इजी पॉइंट है वो, फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ। सर आप देख लो एक बार, आपके पास है इंटरेस्ट अर्नड ऑन टर्म लोन्स, ठीक सी बात है। फिर कहता है इंटरेस्ट अर्नड ऑन टर्म लोन क्लासिफाइड एज एनपीए।
अब जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दिखाई ना, ये देखो ये टर्म लोन्स है, ये थोड़ा ना लिखा होगा कि ये परफॉर्मिंग वाले टर्म लोन्स हैं। ये तो टर्म लोन लिखा है, इसका मतलब फिर क्या लेंगे कि ये टोटल है। अब इसमें कोई जी एनपीए वाले हैं, उनका इंटरेस्ट इतना है, ये अर्नड हुआ उस पे। अब रिसीव कितना हुआ उन पे सर, इतना। तो सर कहानी तो वही है कि डिटेल में गेम खेलनी है तो ऐसे खेल लो कि भाई इसमें ऐसे दो हिस्से बन गए, ये नॉन परफॉर्मिंग का हो गया। ले अभी माइनस करके बताना कितना बचेगा। सर 12.74। बोलो। ये नॉन परफॉर्मिंग वाला हो गया। परफॉर्मिंग में आपने पूरा इनकम में उठा लेना है, नॉन परफॉर्मिंग में कितना उठा लेना है जितना रिसीव हुआ। तो सच सच बताना इसमें कितना इनकम में लिया था आपने टोटल। 14.78, बिल्कुल सही जी। गर्वित जी आप। भाई लगी है जो थोड़ी बहुत, याद तो चैप्टर ताजा ताजा ही हुआ अभी लगता, रिवीजन टाइम आया नहीं। कोई नहीं, कोई बात नहीं, रिवाइज करो। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट 38.54, इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड ऑन सीसी एंड ओडी ट्रीटेड एज एनपीए। ये तो सौखा था, वो माइनस कर दो। बोलो ही समझ रहे हो। बाकी जी इधर तो कुछ समझाने वाला है नहीं है, बाकी एक लुक मैं दिखा देता हूँ कि तेरा नंबर इतना आना चाहिए, आया हुआ 60.46। यस सर। सर अदर इनकम का भी एक ओवरव्यू सा ले लो कि भाई बच्चों ने चीज़ें ये लिख दी हैं। 16.49 एक्सपेंडेड में कल ही है, तो फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तो लाइन लगनी होती है। ठीक है, सीक्वेंस भी याद किया था क्लास में ताकि सीक्वेंस उसी में लिख दें। अब पता नहीं आप उतना फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, सीक्वेंस में लिखा हो उसको कि नहीं किसी ने लिखा। गुड, शाबाश। देन प्रोविजन जो एनपीए पे है वो यहाँ बनाई गई है। अब कहानी फिर इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट पे जाएगी, पर पहले मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपकी प्रोविजन एनपीए पे बन चुकी है। सर अब इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट क्या होता है, उसके लिए पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है उसे पढ़ लो, फिर मैं उसकी सारी बैकग्राउंड दे देता हूँ आपको कि क्या कहानी थी। सर इधर ना इन्वेस्टमेंट दी हुई है ये 3700 क्या करोड़ लाख जो भी है, थाउजेंड्स, चलो जी ठीक है। अब ये बैंक का ना वो कहता होता था कि भाई देखो ये हेल्ड टिल मैच्योरिटी एक कैटेगरी होगी, अवेलेबल फॉर सेल एक कैटेगरी होगी, अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग एक कैटेगरी होगी। तो नेट उस डिस्कशन के बाद वो ये कहता था कि जो बैंक्स होते हैं ना, उनको अपनी 25% इन्वेस्टमेंट, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% कर लो, उससे ज्यादा हेल्ड फॉर मैच्योरिटी कैटेगरी में रखना अलाउड नहीं होता। मतलब कि जो परमानेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो कितने परसेंट करनी है, टोटल इन्वेस्टमेंट का 25%। तो इसमें इस क्वेश्चन में बड़ा फेवर में है आपके, क्योंकि ये खुद ये रूल बता भी रहा है, चाहे बच्चे ने नहीं भी पढ़ा हुआ। बैंक शुड नॉट कीप मोर देन 25% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एज हेल्ड फॉर मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट। कहता बैंक वाले जी अपना हेल्ड फॉर मैच्योरिटी जो है 25% से ज़्यादा ना रखें। मार्केट वैल्यू ऑफ इस बेस्ट 75% इन्वेस्टमेंट इज, ये अब बेटा थाउजेंड्स में ले लेना तो 900 हो जाएगा ऑन दिस डेट। अब बताते हैं, जैसे टोटल इन्वेस्टमेंट है, इसमें बैंक वालों को जो लॉन्ग टर्म दिखाना अलाउड है वो 25% है, और बाकी 75% सिंपल भाषा में बोल रहे हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट ही दिखाना पड़ेगा। अब वैल्यूएशन में फर्क होता है, जड़ी तो हेल्ड फॉर मैच्योरिटी वाली इन्वेस्टमेंट है वो नॉर्मली आप कॉस्ट पे दिखा सकते हैं, पता है ना। और जो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है उसको किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, बोलो। मार्केट वैल्यू। और जो वो नीचे आ गई है तो लॉस बुक करना पड़ेगा। तो मेरे पास जी 3700 की इन्वेस्टमेंट है, इसका 25% मैं इधर दिखा सकता हूँ, ये मैंने लिख दिया 925। इसका 3 गुना आप कर लें, इतना अब करंट ही माना जाएगा। ये आपकी करंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट ये लिख दिया हमने, परमानेंट इन्वेस्टमेंट या नॉन टर्म, ये इतना है। अब वो ये कहता है जी मैं अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब मैंने 3700 जो ये लगाया हो ना, इसकी इसमें से बेस्ट जिनकी सबसे अच्छी मार्केट वैल्यू है वो वाली 75% इन्वेस्टमेंट ढूंढूं तो उसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 900 है। मतलब कि अगर आप बेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट्स को इधर पुश करोगे कि हाँ भाई यहाँ पे इस कॉस्ट के साथ थोड़ी मार्केट वैल्यू ठीक कंपेयर हो ताकि अपने को लॉस कम बुक करना पड़े, तो भी बेटा सिर्फ 900 है। मतलब बाकी और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू तो फिर अगर उन्हें इस पूल में लिया जाता और कम होती।
तो 2775 की कॉस्ट, मार्केट वैल्यू सिर्फ 900, कितने की प्रोविजन बनानी पड़ेगी? बनाई थी किसी ने, पहले ये बताओ। हाँ बनाई थी ना, पॉइंट याद था। 1875 की प्रोविजन बननी है। इसके लिए आप नीचे देख भी सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने इंस्टीट्यूट ने भी बना के दिखाया, कह रहा है देखो जी 75% हम करेंगे, ये हमारी करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ये प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बन रहा है, मार्केट वैल्यू सिर्फ इतनी सी है। जब ये सवाल पहली बार आया था ना, क्योंकि ये 2011 या 12 के आसपास क्वेश्चन है, तद ये सरप्राइज की तरह था कि इस टॉपिक में से सवाल लग गया, तो लोग हैरान हो गए थे कि भाई क्या है। और जो लोग ठीक कर भी रहे थे उस वक्त पेपर में, उन्हें डाउट आ रहा था कि यार इतनी ज्यादा वैल्यू क्रैश हो गई है, मतलब कि बैंक ने कैसी इन्वेस्टमेंट्स कर दी यार। मतलब 2775 की वैल्यू सिर्फ 900 रह गई है, प्रोविजन बहुत ज्यादा आ रही थी। तो कई बार बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि शायद मैं ही गलत हूँ। तो ये आपकी टोटल प्रोविजन बनती है जिसे मिला मिलू के, ते थल्ले कुछ बातें लिखी गई हैं कि जड़े ऑल सब स्टैंडर्ड एंड डाउटफुल आर फुली सिक्योर्ड। तो प्रोविजन कहता है इतनी बननी होती है स्टैंडर्ड एसेट्स पे भी, पर उसका हमें कुछ आपने बताया ही नहीं था, तो इस पे प्रोविजन हम नहीं बना पाए। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जड़ी हैं वो आप समझ सकते हैं, मेरे हिसाब से हो जाएगा। बोलो भाई, फाइनल आंसर है देखे एक बार, आया था नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट आया किसी का? लॉस लॉस लॉस, सॉरी, नेट लॉस आया इतना? 1854.09। पक्का जी? ठीक है भाई, फिर ओवरऑल बढ़िया है। बाकी और भी क्वेश्चन आपके पास मटेरियल में अवेलेबल हैं, उनकी भी प्रैक्टिस करते जाओ। बैंकिंग इतना ही चैप्टर है कि अच्छी रिटर्न नॉर्मली देगा। इसमें अब लास्ट टाइम जब रिवीजन करनी होती है तो यार एक कैपिटल एडुकेसी या इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट, और एक और होता है आपका एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट अकाउंट, ऐसे कई टॉपिक ना कई बार भूल जाते हैं एंड में। तो इन सबको देख के जाना चाहिए, ताकि नॉर्मली तो इसमें से क्वेश्चन ठीक ठाक ही आना है। वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हैं और वो इतने मुश्किल है नहीं है। रिवीजन ऐसी होनी चाहिए कि आप सारा कवर कर लो। बोलो भी डन है? हाँ हाँ, पूछो पूछो। पूछो पूछो। सर वो आरटीपी में दिए होंगे, मैंने उस तरीके से अभी उसको चेक नहीं किया। मैं तो सिर्फ क्वेश्चन देखे थे केड़े आए हैं, मैं वो चेक करके आपको बता दूंगा कि आरटीपी में क्या अपडेट आई हुई है। ठीक है? या फिर एक बार आप देख लो, नहीं तो मैं चेक करा दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। वो तो जो उसमें ना भी दियो ना, उन्हें मेल डाल दूं तब भी वो बता देते हैं कि केड़े रेट एप्लीकेबल हैं। वो कोई इशू नहीं है। हाँ वो भी एक टॉपिक है, अभी इसने ठीक याद कराया। एक आधा क्वेश्चन मॉड्यूल में ऐसा भी है जिसमें वो सीआरआर चेक कराते हैं कि भाई है कि सही कि नहीं। तो वो बैलेंस उसका आरबीआई के पास कम होता है, फिर वो ट्रांसफर किया जाता है। वो एक टॉपिक भी अच्छे वाला है, मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें वो चार अकाउंटिंग एस्पेक्ट पे कुछ लिखो, थ्योरी सी भी पा देता है। तो वो भी सही चीज़ है। ठीक है भाई, अच्छी तरह तैयारी करो कल के टेस्ट की, कल फिर मिलते हैं। ओके जी। ओके। ओके जी। ओके।